लॉकडाउन के समय अश्विनी की नौकरी चली गई। अश्विनी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वो ये आशा कर रहे हैं कि इस वक्त उन्हें कोई भी चाहे नौकरी दे दे, चाहे वो नौकरी 5,000 की ही क्यों ना हो। ऐसी ही कुछ कहानी है दिग्विजय की और ऐसी ही कुछ कहानी है मोहम्मद आरिफ की। ये कहानी आपकी ज़िंदगी से भी मेल खाती है, ये कहानी हमारी ज़िंदगी से भी मेल खाती है। 31 अगस्त को सरकार ने जून की तिमाही के जीडीपी आंकड़े पेश किए। संभावनाएं जताई तो जा रही थी कि ये आंकड़े बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ये आंकड़े उम्मीदों से भी ज़्यादा खराब निकले। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि इस अर्थव्यवस्था से आपका क्या लेना देना, आपकी नौकरी पर, आपकी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। अर्थशास्त्रियों की माने तो 68 दिन का जो पूरे देश भर में देशव्यापी लॉकडाउन लगा था, वो इसकी सबसे प्रमुख वजह है। इसके साथ साथ देश की तमाम अर्थव्यवस्था करीब करीब ठप पड़ गई थी, कृषि उद्योग को छोड़कर। लेकिन देश के अलग अलग सेक्टर्स पर किस तरीके का असर रहा और ये नौकरियों पर कितना असर डाल सकती है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। 31 अगस्त को जारी मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों ने किसी खुशफहमी के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी। सबको पता था कि आंकड़े गिरावट वाले होंगे, लेकिन गिरावट 23.9% की होगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। निश्चित रूप से ये आंकड़े गंभीर हैं, लेकिन जीडीपी में गिरावट का गवाह बनने वाले हम कोई एकलौती अर्थव्यवस्था नहीं है। कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन लगभग सारे देश विकास दर में अच्छी खासी गिरावट का सामना कर रहे हैं। नेगेटिव जीडीपी असल में देश के आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने का संकेत है। ऐसे समय में जब देश में उत्पादन घटता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है, इस वजह से हर व्यक्ति का कामकाज, आमदनी, खर्च, निवेश करने की क्षमता और देश की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत के 41 लाख युवा कोरोना काल में नौकरियां खो चुके हैं। कैसे, खुद जानिए। अश्विनी के जीवन में लॉकडाउन भूचाल बनकर आया। बकौल अश्विनी, मार्च के महीने में लॉकडाउन के बाद से ही उनकी 12,000 की सैलरी पहले तो आधी हो गई। कंपनी से कारण पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला और फिर लॉकडाउन आगे बढ़ता हुआ देख जबरदस्ती उनसे रिजाइन मांग लिया गया। अश्विनी नौकरी के लिए रोज अप्लाई भी करते हैं, लेकिन कोरोना काल में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और यही है जीडीपी गिरने का आप पर असर। मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था। अभी इस लॉकडाउन पीरियड में मेरे को कंपनी से निकाल दिया गया, मेरे से रिज़ाइन मांगा गया। उसके बाद मुझे मजबूरी में रिज़ाइन देना पड़ गया, क्योंकि मेरी सैलरी थी उसमें से भी मुझे काट के 50% काट के 6,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी। नोएडा में अभी मैं खाली हूँ, वहाँ पे अकेले रह रहा था, इस चक्कर में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जॉब ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मिली नहीं है, लेकिन डेली अप्लाई करता हूँ और कोई रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है, क्योंकि पोजीशन बहुत कम आ रही है, इस वजह से कुछ आ नहीं रहा। ऐसा ही कुछ हाल है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले दिग्विजय का। कोरोना काल में नोएडा में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। पहले आर्ट से बैचलर की डिग्री ली, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने प्रोफेशनल कोर्स भी किया, लेकिन फिर आ गया लॉकडाउन, जिसके बाद से अब तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। सरकारी नौकरी तो भूल ही जाइए। फिलहाल दिग्विजय किराए के 10,000 के रेंट में रह रहे हैं और घर वालों से पैसे मांगकर अपना काम चला रहे हैं। मैंने काफ़ी कुछ स्ट्रगल्स किए, लेकिन लॉकडाउन में भी इस समय मैं कई चैनलों में घूमता रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रही, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरी की तो बात ही दूर है, इस समय प्राइवेट नौकरी की इस लॉकडाउन में नहीं। मेरा रूम का रेंट 10,000 रुपये है। इसी तरीके से आजकल घर वालों से पैसे मांग करके काम चला रहे हैं। यहाँ पर नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। मोहम्मद शारिक अलीगढ़ में ताला बनाने का काम करते हैं। लॉकडाउन से पहले इन्होंने 10 लोगों को रोजगार दिया था, लेकिन लॉकडाउन में वेतन न देने के कारण उन्हें सभी को नौकरी से हटाना पड़ा। मोहम्मद शारिक खुद ठेकेदार हैं, लेकिन अपनी ही फैक्ट्री में मजदूर बने हुए हैं। यहाँ पर कारोबार था, जो हमारी अपने यहाँ पर जो कारखाना है हमारा, उसमें 10 बंदे काम करते थे, लेकिन आज 10 में से एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास माल नहीं है। हमारे जो 10 कारीगर लगा करते थे, उसमें हम सिर्फ 2 लग रहे हैं। एक हमारे वालिद साहब हैं और एक मैं खुद अपने आप, जबकि मैं खुद ठेकेदार हूँ, मैं खुद भी लगता हूँ, क्योंकि हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है सर कि हम कारीगर को दे सकें। लोगों की आप बीती सुनकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जीडीपी के नीचे आने से आखिर होता क्या है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जैसे जैसे लॉकडाउन की बंदिशें हटेंगी, वैसे वैसे अर्थव्यवस्था की सेहत दुरुस्त होती जाएगी, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस दौरान यानी अप्रैल से जून की अवधि में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि PFCE के आंकड़े 54.3% तक गिर गए, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में इसमें 56.4% की बढ़त हुई थी।
लेकिन ये पीएफसीई होता क्या है? पीएफसीई परिवारों की खपत आंकने का सटीक पैमाना माना जाता है। लॉकडाउन ने अगर उनके कार या टीवी खरीदने के फैसले को प्रभावित किया है तो इसकी वजह मौजूदा संकट नहीं है। किसी भी परिवार में ऐसे फैसले भविष्य की अनिश्चितता या निश्चितता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन खुल गया तो अर्थव्यवस्था भी जादुई रूप से खुल जाएगी, नौकरियां पैदा हो जाएंगी और फिर गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक लंबी प्रक्रिया है जो समय के साथ ही ठीक होगी। यानी जरूरत सिर्फ ये नहीं है कि जिन भी क्षेत्रों को खोला जा सकता है उन्हें जल्द से जल्द खोला जाए। जरूरत ये भी है कि मजदूरों, कर्मचारियों के काम और उनके वेतन की गारंटी की जाए और उसमें ये भरोसा कायम किया जाए कि उनकी नौकरी आगे भी बची रहेगी। लेकिन ये होगा कैसे? दफ्तरों, कारखानों को बंद होने से रोका जाए तो भारत लंबी मंदी का शिकार होने से शायद बच जाए। लेकिन जीडीपी आखिर होता क्या है? जीडीपी को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब है सभी, घरेलू का मतलब है घर या देश संबंधी, उत्पाद का मतलब है उत्पादन या प्रोडक्शन। कुल मिलाकर देश में किसी भी तरीके का प्रोडक्शन इसमें शामिल होता है। उत्पादन कहाँ होता है? कारखानों में होता है, खेतों में होता है। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसे अलग अलग सेवाओं यानी सर्विसेज सेक्टर को भी जोड़ दिया गया। इस तरह उत्पादन और सेवा क्षेत्र की तरक्की या गिरावट का जो भी आंकड़ा होता है उसे कहते हैं जीडीपी। जीडीपी की गिनती हर 3 महीने में की जाती है। इसकी जिम्मेदारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आने वाले सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की। यानी हर 3 महीने में देखा जाता है कि देश का कुल उत्पादन पिछली तिमाही की तुलना में कितना कम या ज्यादा है। भारत में कृषि, उद्योग और सेवा 3 अहम हिस्से हैं जिनके आधार पर जीडीपी तय की जाती है। इसके लिए देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी व्यक्तिगत उपभोग होता है, व्यवसाय में जितना निवेश होता है और सरकार देश के अंदर जितने पैसे खर्च करती है उसे सबको जोड़ दिया जाता है। विदेश के लिए जो चीजें बेची गई हैं या फिर कुल आयात यानी कि विदेश से जो चीजें अपने देश में मंगाई जाती हैं को घटा दिया जाता है और जो आंकड़ा सामने आता है उसे भी ऊपर किए गए खर्च में जोड़ दिया जाता है और यही है हमारे देश की जीडीपी। लेकिन जीडीपी आखिर जरूरी क्यों है? जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अधिक जीडीपी का मतलब है देश की आर्थिक बढ़ोतरी और अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था ज्यादा रोजगार पैदा कर रही है। इसका ये भी मतलब है कि लोगों का जीवन स्तर भी आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में विकास हो रहा है और कौन सा क्षेत्र आर्थिक तौर पर पिछड़ रहा है और फिर इसे ठीक करने में मदद मिलती है। भारत में लॉकडाउन की शुरुआत 25 मार्च को हुई और जीडीपी के आंकड़े ठीक उसी के बाद से यानी कि 3 महीनों के हैं। इससे पहले की तिमाही में 4.2% का विकास हुआ, जबकि 1 साल पहले की ठीक इसी अवधि के लिए ये आंकड़ा 5.2% था। भारत में अब कोरोना से पीड़ित देशों की कतार में तीसरे नंबर पर आ गया है। उससे आगे सिर्फ ब्राजील और अमेरिका है। कोरोना से अब तक भारत में 36 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। सरकार ने मई के मध्य में ही रणनीतिक रूप से पाबंदियां हटानी शुरू कर दी थी। इन पाबंदियों की वजह से ही बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां छिन गई थी, जिसका खामियाजा पहले ही सुस्त रफ्तार से चल रही अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की है कि अर्थव्यवस्था में सुधार अगले साल से ही शुरू होगा। अर्थव्यवस्था का ये हाल तब है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $266 अरब के प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान किया है। ये रकम भारत की जीडीपी के 10% के बराबर है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खोया साल यानी कि लॉस्ट ईयर साबित हो सकता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में हजारों परिवार गरीबी के चंगुल में फंस सकते हैं। जाहिर तौर पर जीडीपी के ये आंकड़े अच्छे नहीं हैं, दिल नाउम्मीद सा लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये याद रखना होगा कि सुरंग के दूसरी ओर से रोशनी अब भी दिखाई दे रही है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।